हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस मूवीज़। और हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं दुनिया की एक से बढ़कर एक थ्रिलर भरी मूवियों को। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबा के अलॉन्ग विथ बेल आइकन। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं ये एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है एवरीवन इज़ देयर। आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है लीसा। लीसा बहुत ही शर्मीली और शांत स्वभाव की एक टीनेज लड़की है। शुरुआत की सीन में दिखाया जाता है कि वो एक पहाड़ से भागती हुई उतरती है जंगलों के बीच में, और भागते हुए अचानक लड़खड़ा के गिर जाती है और लगभग बेहोश होने ही वाली होती है। फिर अगले सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और यहाँ उसकी चोट साफ साफ दिख रहे थे। दरअसल खुशकिस्मती से वहाँ से गुजरने वाले किसी ने उसे हॉस्पिटल ले आया था। बाहर दो ऑफिसर डिस्कस कर रहे थे और पिछले कुछ बुलिंग की घटनाओं से इसे जज करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये स्कूल में होने वाले बुलिंग घटनाओं में से है, पर कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस को लीसा की ऑफिशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत था। वो उसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं और लीसा की पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट लीसा की माँ जो कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी और लीसा के पिता जो विदेश में रहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लीसा जिए या मरे। जब लीसा को होश आता है तो पुलिस डिटेक्टिव मिस्टर किम उसे कुछ सवाल करते हैं बीती रात में घटी घटना के बारे में, बट लीसा चुप ही रहती है इस सवाल जवाब के दौरान। और तभी वहाँ पे लीसा की होम टीचर मिस ली इंटरप्ट करती है और ऑफिसर किम को वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि लीसा थोड़ा आराम कर सके। मिस ली ऑफिसर किम को वहाँ से भगाना चाहते थे इसलिए ताकि लीसा उसे कुछ ना बता सके। ऑफिसर ली तभी देखते हैं 3 मिडिल एज औरतों को जो कि सस्पेक्ट लड़कियों की माएँ हैं दरवाजे के पास। ऑफिसर किम को लगता है जरूर वो लीसा को धमकाने आई होगी ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके। ऑफिसर किम तभी उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो कानूनन लीसा से नहीं मिल सकते थे। तभी वो औरतें अपने पतियों की दौलत और पावर की धौंस जमाती है और सोचती है कि उनकी लड़की कुछ भी करके बच सकती है। मिस्टर किम कहते हैं उनकी बेटियां ही है जो लीसा को घटना स्थल पर बुलाए थे, पर वो माया कहती हैं कि सारी लड़कियां तो बस घूमने के लिए ही गई थी। इसी तरह से जब ये बहस जोर पकड़ रहा था तभी लीसा परेशान होकर सबको बाहर जाने के लिए कहती है और रेस्ट करने लगती है। इसके बाद मिस ली स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि लीसा को बुली किया गया था। स्कूल के रेपुटेशन को बचाने के लिए प्रिंसिपल मिस ली को लीसा को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए कहता है। वो प्रिंसिपल अपने करप्शन को छुपाने के लिए लीसा पे अपना हमदर्दी जताता है। आफ्टर फ्यू वीक जब लीसा थोड़ा बहुत रिकवरी करती है और चलना शुरू करती है, इस दौरान मिस्टर किम लीसा को कई बार उस घटना के बारे में पूछता है, बट लीसा अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। पर्याप्त सबूत न होने पर केस मिस्टर किम के हाथ से निकल जाता है और किसी काउंसलिंग गाइडेंस टीचर के हाथ चला जाता है और वो बुलीज आसानी से छूट जाते हैं। एक रात लीसा के ऊपर नेगेटिव थॉट्स इतना हावी हो जाता है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक लेडी उसके रूम में एंटर करती है। वो लेडी काउंसलिंग गाइडेंस टीचर मिस सोमी है। मिस सोमी पहले भी इस तरह की केसेस हैंडल कर चुकी थी। इस तरह से मानसिक तनाव में गुजर रही बच्चों को कई बार फिर से जीने में मदद कर चुकी थी, क्योंकि मिस सोमी भी अपने स्कूल में बुलिड हो चुकी थी। वो जानती थी कमजोर होना क्या होता है। पहले तो वो लीसा की ये हालत देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होती, बल्कि वो लीसा को उस घटना की और याद दिलाती है, जिससे लीसा उस घटना को याद करके रो पड़ती है। मिस सोमी उसे जिंदा रहने के लिए कहती है जब तक वो वापस नहीं आ जाती। जिस दिन लीसा डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन बदमाश लड़कियों की लीडर नोयान उससे मिलने आई और उसने लीसा को स्कूल यूनिफॉर्म दिया क्योंकि जो पुराने थे वो फट चुके थे। नोयान को अपने किए पे कोई अफसोस नहीं होता और वो लीसा को पुलिस से दूर रहने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस सोमी की एंट्री हो जो कि काउंसलिंग गाइडेंस टीचर है और वो सारी बातें सुन चुकी थी बाहर से, और वो लीसा को अपने घर ले जाती है और उसे ठीक होने में मदद करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लीसा वहाँ जाती है जहाँ उसकी माँ रहती थी मरने से पहले। तभी वहाँ सड़क पे एक लड़की पे नजर पड़ती है लीसा की, जो कि हूबहू उसी की तरह दिखती है। फिर पता चलता है कि वो लीसा की जुड़वा बहन है और उसका नाम जेनी है। लीसा मिलना चाहती थी पर
जेनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था और वहाँ से चली जाती है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि उसके माता पिता उनके जन्म होने से पहले से ही डिवोर्स ले चुके। उस कपल की आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल, और उनके पिता का कुछ लेना देना नहीं था दोनों बच्चियों से। वक्त के साथ उसकी माँ का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता गया और वो लिसा को उसके पापा के पास छोड़कर आती है और जेनी को अपने पास रख लेती है। फिर वो दोनों बहनें कभी नहीं मिलती और लिसा के पिता ना चाहते हुए भी लिसा को रखना पड़ता है। दूसरे दिन मिस सोमी जेनी को फॉलो करती है एक शॉप में और शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़ लेती है। वो जेनी को शॉप के बाहर रोकती है और लिसा को हेल्प करने के लिए कहती है। जेनी अनइंटरेस्टेड ही रहती है। ये सुन के भी उसकी बहन ऑलमोस्ट मरने वाली थी और वो वहाँ से जाने लगती है, तो मिस सोमी उसे पैसे ऑफर करती है और इस बार जेनी मान जाती है हेल्प करने। शाम के वक्त जब तीनों मिस सोमी के घर में मिलते हैं, मिस सोमी कहती है उन्हें कुछ हफ्ते साथ रहना चाहिए जब तक प्लान पूरा नहीं हो जाता। जेनी को प्लान कुछ खास नहीं लगता, बट वो पैसे के लिए शामिल हो जाती है। फिर जेनी को कहा जाता है उसे लिसा बन के स्कूल जाना पड़ेगा पुलिस को सबक सिखाने के लिए। जेनी एक स्कूल ड्रॉप आउट थी और वो किसी भी कीमत में वापस स्कूल में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए हेल्प करने से मना करती है और रूम से चली जाती है। कुछ देर बाद जेनी को एक अननोन ग्रुप से वीडियो मैसेज आता है जिसमें लिसा को बुली किया जा रहा था। कुछ लड़कियां लिसा के कपड़े फाड़ रही थी और जमीन पे गिरा के उसे लात मार रही थी और एक लड़की जोर जोर से हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जेनी रूम में वापस आती है और लिसा को कायर बोलती है वीडियो दिखाते हुए। वीडियो देखने से लिसा को उस घटना की याद आती है और वो हाइपर हो जाती है। जेनी को अपनी बहन की इस हालत को देख के बहुत बुरा लगता है और पूछती है उस लड़की के बारे में जो जोर जोर से हंस रही थी वीडियो में। अगले दिन जेनी लिसा बन के स्कूल जाती है। उसके क्लासमेट उसके बदले हुए तेवर को देखते हैं पर इग्नोर करते हैं तब तक जब तक वो पुलिस का ग्रुप क्लास में एंटर नहीं करती। उन पुलिस का लीडर नायोन लिसा के डेस्क पे आके बैठ जाती है और उसे क्यूट बोलती है उसके वापस स्कूल आने पे। नायोन की हंसी से जेनी को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब नायोन कुछ करने ही वाली थी कि जेनी उसे कस के एक थप्पड़ जड़ देती है और वो जाके जमीन पे गिरती है और जेनी उसके ऊपर बैठ जाती है और नायोन को हंसने के लिए बोलती है फिर से। फिर जेनी वीडियो शूट करने लगती है नायोन की गला को चोक करते हुए। नायोन के बुली फ्रेंड्स जो दूर से डरे हुए बस उसे देख रहे। तभी मिस ली क्लास एंटर करती है और जेनी रुक जाती है। मिस ली दोनों को अलग रूम में ले जाती है डिसिप्लिन सिखाने के लिए। जेनी किसी टीचर से डरने वाली नहीं थी और तभी वो एक पेन लेके मिस ली के तरफ आगे बढ़ती है डराने के लिए। जेनी उसे अनफेयर कहती है लिसा के बारे में। शाम को जब जेनी लिसा से मिलती है और उसे नायोन का वीडियो दिखाती है, लिसा को समझ नहीं आता वो खुश हो या ना हो, क्योंकि वो वायलेंस पसंद नहीं करती, भले ही वो अपने बुलिस के ऊपर ही क्यों ना हो, और जेनी को आइंदा इस तरह की चीज़ें करने से मना करती है। अगले दिन दोनों बहनों का बर्थडे था तो वो दोनों केक लाए और सेलिब्रेट किए। ज़िंदगी में पहली बार दोनों के बीच एक बॉन्ड दिख रहा था। लिसा जेनी को बताती है कि वो उसे ज़िंदगी में इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसे अपने माँ बाप का प्यार तक नहीं मिला। जेनी सिंपैथी के साथ कहती है उसकी ज़िंदगी भी कुछ खास नहीं थी, गरीबी और मुश्किलों से भरी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी सोई हुई होती है तो लिसा स्कूल चली जाती है। उसे लगता है अब नायोन उसे तंग नहीं करेगी क्योंकि उसे सबक मिल चुका है। स्कूल में नायोन की माँ प्रिंसिपल के साथ बात करती है और लिसा को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए कहती है। वो करप्ट प्रिंसिपल नायोन की सेफ्टी का एश्योरेंस देता है। लिसा दरवाजे के पास सब सुन लेती है और रोते हुए बाथरूम की तरफ जाती है और नायोन से टकरा जाती। नायोन बदला लेना चाहती है और वो एक बाल्टी पानी डाल देती है जब वो बाथरूम में होती है। लिसा घर आती है भीगी हुई और ज़मीन पे गिर जाती है। ये देख जेनी को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत नायोन को फ़ोन लगाती है और जंगल में बुलाती है उसकी वीडियो ऑनलाइन करने की धमकी देके। नायोन वीडियो ऑनलाइन होने के डर से वही करती है। जंगल में नायोन को पीछे से उसके सर पे मारती है और नायोन बेहोश हो जाती है। जब नायोन को होश आता है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं तो देखती है और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है। जेनी उसके मुंह से टेप रिमूव करती है और फोर्सफुली एक बोतल पानी पिलाती है। फिर वो एक और बोतल लाती है जो कि एसिड से भरा हुआ था।
नायोन अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगती है, जिससे जेनी बहुत ज़ोरों से हंसती है और वो एसिड उसके चेहरे के बहुत करीब गिराती है और कहती है वो उसे जान से नहीं मारेगी। और नायोन इतना रो रही थी कि उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जेनी उसके पैर खोल देती है और भागने के लिए कहती है अगर वो जीना चाहती है तो। वो बुली वहाँ से भागती है पर कुछ दूर जाके ही गिर जाती है। तभी वहाँ लिसा आ जाती है और नायोन को आज़ाद करने की कोशिश करती है। वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती। पल भर में मिस सोमी भी वहाँ पहुँच जाती है और नोयान को देख हैरान हो जाती है। वो जेनी को डांटती है और एम्बुलेंस बुलाती है। अगले सीन में जेनी को इंटेरोगेशन रूम में देखा जाता है पुलिस के साथ। किसी ने जेनी को नोयान के साथ नहीं देखा था, इसीलिए वो बस सस्पेक्ट ही थी। और मिस सोमी आती है और पुलिस को जेनी को छोड़ने के लिए कहती है। ऑफिसर नायोन का होश में आने तक उसे जाने देता है। बाहर जेनी को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं होता और अगर ज़रूरत पड़ा तो वो फिर ऐसे करेगी। मिस सोमी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ नायोन की माँ आ जाती है और जेनी पर अटैक कर देती है। जेनी उस लेडी को दूर धकेल देती है और हंसने के लिए कहती है नायोन की तरह। बहस करते हुए गलती से जेनी ये बता देती है उसने जो भी किया वो बदला लेने के लिए किया। ऑफिसर किम रियलाइज करता है कि जेनी ही दोषी है। जब ऑफिसर किम उसे लिसा के नाम से बुलाता है तो वो कहती है लिसा तो घर में है। अगले सीन में ऑफिसर किम और उसका फेलो ऑफिसर घर जा रहे थे। ऑफिसर किम के दिमाग में ये बात हजम नहीं हो रही थी कि लिसा का जुड़वा बहन भी है और उसके बिहेवियर भी उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा था। ऑफिसर किम लिसा के घर गया चेक करने के लिए। पहुंचने के बाद ऑफिसर किम को वहां कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे एक कॉल आया हॉस्पिटल से। खबर ये था कि नोयान को होश आ गया है। नायोन कहती है घटना स्थल पर वहां कोई और था और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जेनी वहां अकेले थी और नायोन जमीन पर पड़ी हुई थी। इनफैक्ट हमें ये पता चलता है लिसा, जेनी और काउंसलिंग गाइडेंस टीचर मिस सोमी सब एक ही शख्स है। अब तक लिसा इनमें से किसी से भी अगर बात कर रही थी तो वो खुद से ही बात कर रही और उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। दरअसल बुली होने के बाद लिसा इतनी अकेली पड़ गई थी कि वो इन कैरेक्टर को फैंटेसाइज करने लगी थी जो उसकी केयर करता है। और लिसा इस इमेजिनेशन में इतना खो चुकी थी कि वो अपने अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप कर चुकी। हालांकि मिस सोमी जो लिसा की इतनी हेल्प कर रही थी, रियल में वो कभी मिले ही नहीं थे। ये लिसा अपने अकेलेपन की वजह से उसे अपने इमेजिनेशन में जोड़ ली थी। कोर्ट को पता चल चुका था आखिर ये मामला क्या है और उसे थेरेपी के लिए भेजा जाता है और वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखती है। यहाँ उसे एक थेरेपिस्ट से बात करते हुए देखा जा सकता है। और अब आखिरी सीन में जो रियल मिस सोमी है वो लिसा को एयरपोर्ट छोड़ने आती है। वो दूसरे शहर जा रही है अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए।